तो आज हम एकत्रित सूत्र के उदाहरण पढ़ेंगे। कौन से सूत्र के? एकत्रित सूत्र के उदाहरण। आज समझ में आ गया क्या सभी के? उदाहरण सबसे पहली धातु थी जो 16 द्विकर्मक धातु थी। उनमें से पहली धातु थी ध्रुव। पहली धातु कौन सी थी? जिसका उदाहरण अपन पढ़ चुके थे। उदाहरण था गोपाल है, गाम दुग्धम दोग्धी। गोपाल है, गाम दुग्धम दोग्धी। ग्वाला गाय से दूध दोता है। इसका मतलब क्या था? ग्वाला गाय से दूध दोता है। अब देखिए गाय से दूध दो रहा है ना, तो यहाँ पर कारक चिन्ह के हिसाब से गाय कौन सा कारक हुआ? कारक हुआ अपादान कारक। कौन सा कारक हुआ? अपादान। ठीक है। और कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है वह कर्म होता है। यहाँ पर दोने की क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहता है? दूध। दूध क्या हुआ? कर्म। दूध क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर गाय जो है वो कर्म नहीं है, अपादान है। फिर भी यहाँ पर दुहे धातु का प्रयोग करने के कारण से गाम जो है उसको कर्म बना दिया। मतलब अपादान को भी जबरदस्ती इसको क्या बना दिया? कर्म बना दिया। इसलिए इसको बोलेंगे गौण कर्म। क्या बोलेंगे? गौण कर्म। मतलब जो कर्म नहीं था लेकिन उसको कर्म बना दिया गया है द्वय धातु के योग के कारण से, इसलिए इसको बोलेंगे गौण कर्म और इसको बोलेंगे प्रधान कर्म। इसको क्या बोलेंगे? प्रधान कर्म। तो गौण कर्म जो है इसकी जो कर्म संज्ञा वो किस सूत्र से होगी? एकत्रितम च। कौन से सूत्र से होगी? एकत्रितम च। और जो प्रधान कर्म है उसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? कर्तुरीक्षितमम कर्म। उसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? कर्तुरीक्षितमम कर्म। और दोनों सूत्रों में, दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति होगी कर्मणि द्वितीय सूत्र से। कौन से सूत्र से? कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और कर्म संज्ञा अलग अलग सूत्रों से होगी। यहाँ पर एकत्रितम जैसे और दुग्धम की होगी कर्तुरीक्षितमम कर्म। ये प्रधान कर्म। ये तो कर्म नहीं था, इसको जबरदस्ती कर्म बनाया है द्वय धातु के योग की वजह से। तो ये पहला उदाहरण हो गया अपना द्वय धातु वाला। उसके बाद द्वय के बाद में है याज धातु। अब याज का उदाहरण है बलि राजा बलि वसुदाम याचते। या कुछ भी आ सकता है। याच का बलि वसुदाम याचते। कौन सी धातु का उदाहरण है? याच धातु। कौन सी धातु का है? याच। याच का बलिम वसुदाम याचते। याचक बलि से राजा बलि से। किससे? बलि से। बलि राजा का नाम था ना, जो बहुत दानी राजा हुआ करता था इतिहास में। तो याचक बलिम वसुदाम याचते। याचक बलि से वसुदाम मानी पृथ्वी को, याचते मानी मांगता है। अब इसमें आप ये बताओ कि वाक्य में दो कर्म है, प्रधान कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है? वेरी गुड। वसुदा तो भी प्रधान कर्म, क्योंकि वो मांगने की क्रिया के द्वारा पृथ्वी को चाहता है ना। किसको चाहता है? तो वसुदा हो गई प्रधान कर्म। वसुदा क्या हो गई? प्रधान कर्म। और बलि से मांगता है, तो बलि से मांगता है तो यहाँ पर बलि अपादान था। क्या था? बलि अपादान कारक था, लेकिन इसकी कर्म संज्ञा हो गई याच धातु के योग के कारण से। कौन सी धातु के कारण से? तो इसकी क्या कर्म संज्ञा हो जाएगी? कौन से सूत्र से? एकत्रितम च से। कौन से सूत्र से? एकत्रितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और इसकी हो जाएगी कर्तुरीक्षितमम कर्म से। तो बलिम तो क्या हो गया? गौण कर्म। किसके स्थान पे आया है? अपादान के स्थान। अपादान के स्थान पे आया ना। बलि से पृथ्वी मांगता है, तो बलि से मतलब अलग होती जब वो मांग रहा है, तो इसमें अपादान कारक था मूल रूप से, लेकिन अपादान के स्थान पर यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई एकत्रितम च सूत्र से। इसलिए इसमें भी द्वितीय विभक्ति हो गई और इसमें भी द्वितीय विभक्ति कौन से सूत्र से हो गई? कर्मणि। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे महेश है सुरेशम पुस्तकम याचते। महेश सुरेश से सुरेशम पुस्तकम याचते। महेश है सुरेशम पुस्तकम याचते। महेश सुरेश से पुस्तक मांगता है। किससे मांग रहा है पुस्तक? सुरेश तो
कारण से इसमें भी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो गई, इसलिए ये कौन सा कर्म हुआ? कर्म। और पुस्तक क्या हुआ? प्रधान कर्म। ठीक है, समझ में आ गया याद धातु वाला। तो ये जो भी 16 धातु हैं इनके सारे उदाहरणों में दो दो कर्म होंगे, एक गौण कर्म और एक प्रधान कर्म। ठीक है, प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होगी कर्तृ से तमाम कर्म सूत्र से, और गौण कर्म की कर्म संज्ञा होगी एकत्व सूत्र से। ठीक है, कोई दिक्कत? अगली धातु प्रच्छ धातु, पच। अगली कौन सी है? पच। पच धातु, पच धातु का उदाहरण है बालक है या पाँच के लगा दो यहाँ पर, पाँच के पकाने वाला रसोईया जिसको अपन कहते हैं, पाँच के तंडुलान, तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती। पाचक रसोईया चावलों से भात पकाता है, चावलों से भात पकाता है। अब आपको इसमें लग रहा है कि गौण कर्म कौन सा और प्रधान कर्म कौन सा है, मतलब ऐसा कारक कौन सा है जो कर्म नहीं था, चिन्ह के हिसाब से कर्म नहीं है वो, लेकिन उसमें कर्म द्वितीय विभक्ति हो रही है। तंडुलान कौन सा कारक होना चाहिए था यहाँ पे? तो चावलों से भात पकाता है, करण होना चाहिए। चावलों से साधन हो गए ना यहाँ पे, चावलों से भात पकाता है, तो ये करण होना चाहिए यहाँ पे। कौन सा होना चाहिए था? तो करण के स्थान पर यहाँ पर इसकी हो गई कर्म संज्ञा। क्या संज्ञा हो गई? कौन से सूत्र से? एकत्रितम से। किस धातु के योग में? पच धातु के योग में। तो ये कौन सा कर्म हो गया? गौण कर्म। कौन सा कर्म हो गया? गौण कर्म। ये करण था, करण को क्या बना दिया? कर्म बना दिया। किसको बनाया कर्म? करण कर्म में बदल गया पच धातु के। और ओदनम भात पकाता है, मुख्य रूप से पकाना क्या चाहता है वो? भात। चावल तो उसमें सहायक है, और जो क्रिया को सिद्ध करने में सर्वाधिक सहायता देते हैं वो क्या कहलाते हैं? करण। क्रिया साधक समम करण होता है ना, क्रिया को सिद्ध करने वाले जो भी तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो करण कहलाते हैं। तो ये तो ओदन जो भात था उसको सिद्ध करने में सहायक मात्र था, ये करण था, करण को कर्म बना दिया गया। और ये है प्रधान कर्म। ये क्या है? प्रधान कर्म। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण लिख रहे हैं आपके सारे किताब में, है ना? तो ये गौण कर्म है और ये क्या है? प्रधान कर्म। ठीक है, पाचक चावलों से, रसोईया चावलों से भात को पकाता है। तो पकाने की क्रिया में वो सबसे ज्यादा भात को चाहता है। किसको चाहता है? भात को। तो भात हो गया मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म में कर्तृ से तमाम कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय। अब इस प्रकार का प्रश्न जब परीक्षा में आता है तो या तो दोनों के नीचे रेखा आ जाए, जैसे तंडुलान के नीचे आ जाए तो विभक्ति बराबर कौन सी बतानी है? द्वितीय। और के नीचे आ जाए तो विभक्ति बराबर द्वितीय। अब ध्यान रखना, जब एकत्रितम च सूत्र का उदाहरण तो मुख्य रूप से जो गौण कर्म है उसी के नीचे रेखा है, या दोनों के नीचे भी आ सकती है। तो तंडुलान के नीचे आ जाए तो विभक्ति बराबर द्वितीय। कारण में लिखोगे अत्र तंडुल शब्दस्य एकत्रितम च इति सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति, या एकत्रितम पच धातु योगे एकत्रितम च इति सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति तथा कर्मणि द्वितीय इति सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भवति। ये आपको कारण में लिखना है। पच धातु का